गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने कल जो है पहले जो कल वाला टॉपिक था वो था मानक भाषा और इसके बाद था संविधान में हिंदी। ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं बोली और उपभाषा। बोली और उपभाषा। अब आते हैं पहले बोली। बोली है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। अब पहले तो इसी बात को समझ लेते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे कि हमारी इलाहाबादी बोली, जो हमारी इलाहाबादी भाषा है वो हमारी बोली भी कहलाई जा सकती है, क्योंकि हमारी हिंदी का ही वो एक रूप है जिसको कि हम एक सीमित क्षेत्र में बोल रहे हैं। ये जो हमारी आपकी भाषा जो आप इलाहाबाद में जो बोली जाती है, अगर इस भाषा को हम कहीं बाहर क्षेत्र में जाके बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वो लगेगा कि जैसे कोई अनपढ़, कोई देहात से कोई आ गया है। तो ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि हमारी लखनऊ की बोली बहुत आप जनाब की बोली है। वहाँ पे लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वहाँ पे लोग एक दूसरे से बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आप जनाब से ही बात करते हैं। तो ये एक क्षेत्र में, एक सीमित इलाके में ही बोली जाती है। इसके अलावा बोली में प्रायः साहित्य रचना नहीं होती, यानी कि जैसे कि हमारी इलाहाबादी बोली है, इस बोली से कभी भी कोई भी रचना नहीं होती है। किसी भी साहित्य यानी कि किसी भी कहानी को, किसी भी कविता को इस भाषा में नहीं लिखा जा सकता है ना। क्षेत्र के आधार पर यह भाषा का सबसे छोटा रूप है, यानी कि क्षेत्र के आधार यानी कि एक इलाके के हिसाब से अगर देखें तो इसका बहुत छोटा सा रूप होता है, क्योंकि ये एक सीमित जगह बोली जाती है। आप जब इलाहाबाद से बाहर यानी कि इलाहाबाद की सीमाओं से बाहर निकलेंगे तो आपको ये बोली नहीं मिलेगी। आप लखनऊ जाओगे तो लखनऊ की आप जनाब की बोली मिलेगी। आप बम्बई की तरफ जाओगे, महाराष्ट्र की तरफ जाओगे तो आपको वहाँ पे बम्बैया बोली मिलेगी। तो हर जगह की अलग अलग अपनी अपनी बोली है। तो इसलिए ये एक सीमित क्षेत्र यानी कि बहुत छोटे रूप में है। भौगोलिक कारणों से बोली का निर्माण होता है। भौगोलिक यानी कि जो हमारी आसपास का जो माहौल है, जो हमारे जिसे कह सकते हैं मौसम के हिसाब से कहो या जो भी कह सकते हैं आप, उसके हिसाब से ये बोलियों का निर्माण होता है। इस जगह का निर्माण, बोली का जो निर्माण है वो भौगोलिक क्षेत्र कारणों से ही होता है। तो ये थी हमारी यहाँ बोली। इसके बाद आते हैं उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र बोली के अपेक्षा विस्तृत होता है। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, यानी कि बड़ा होता है, जबकि भाषा की अपेक्षा छोटा होता है। यानी कि जो भाषा है, यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, उसके हिसाब से बोली उपभाषा का क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा बोली के हिसाब से अगर हम कहें तो वो थोड़ा बड़ा है, और भाषा के हिसाब से कहें तो उसके हिसाब से वो छोटा है। तो एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। जैसे पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी भाषाएं जो हैं हमारी हिंदी भाषा के ऊपर ही बेस हैं। अवध की बोली जो है, अवधी भाषा जो है वो हमारी हिंदी पर ही बेस है। और छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो भी, यानी कि जो हमारे आप जाते हैं, जब एमपी साइड जाते हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ की बोली भी हिंदी पर ही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग भाषा बोल रहे हैं, वो लोग भी उनकी भाषा यानी कि जो भाषा है वो हमारी हिंदी की ही भाषा है, लेकिन उसका जो उपभाषा यानी कि उन्होंने जो अपने क्षेत्र की, अपने एक इलाके की जो भाषा बना रखी है वो जो है हिंदी के ऊपर ही बेस है, हिंदी से अलग हटके नहीं है। जब एक से अधिक बोलियां मिलती हैं और इसमें साहित्यिक रचना भी होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। जैसे कि अवध की भाषा में रामचरितमानस का
निर्माण हुआ है। यानी कि जो तुलसीदास जी थे वो अवध साइड के थे, तो वहाँ की भाषा जो है उन्होंने उसी भाषा में इस जो वो है ग्रंथ है उसका उन्होंने की रचना की है। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं सब आपको अवधी भाषा में ही मिलेंगी। उपभाषा जब मानक रूप प्राप्त कर लेती, यानी कि हमारे द्वारा जो बनाई हुई जो भाषा है उसका रूप ले लेती है, तो व्याकरण युक्त हो जाती है। यानी कि उसमें कुछ बातें, कुछ शब्द हमारे व्याकरण से संबंधित हो जाते हैं। हम उसे व्याकरण की लहजे से, अगर व्याकरण के तरीके से देखें तो उसको हम थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी की व्याकरण में जो चीज़ें अशुद्ध होती हैं उनको हम फिर शुद्ध रूप में लाकर तभी उसको साहित्य में रचना उनकी करते हैं, तो वह भाषा बन जाती है और वो भाषा का रूप एक लेकर हमारे सामने आ जाती है। जैसे कि आप जो रामचरितमानस है, जो कि हमारे यहाँ घरों में अक्सर लोगों के यहाँ होती है, रामायण बैठाई जाती है 3 दिन 4 दिन के हिसाब से, तो जो उसका मंचन होता है, जो उसका वाचन होता है वो अवधी भाषा में ही है। जो लोग पढ़ते हैं उसको हिंदी भाषा में नहीं पढ़ा जाता, उसको जो वो भाषा है वो अवधी भाषा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस का जो निर्माण है वो किस भाषा में किया गया है, वो हमारी किस भाषा में किया गया है, अवधी भाषा में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं भाषा और बोली में अंतर। भाषा में और बोली में फ़र्क क्या होता है, अंतर क्या होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि इलाहाबाद की बोली है, हमारे मथुरा की बोली है, या हमारे लखनऊ की बोली है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। और भाषा का क्षेत्र जो है विस्तृत है, यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हमारी नॉर्मल भाषा है, उसका क्षेत्र बड़ा है। हिंदी भाषा की जानकार आपको लखनऊ में भी मिलेंगे, आपको मथुरा में भी मिलेंगे, आप केरल जाओगे वहाँ भी मिलेंगे, आप उड़ीसा जाओगे वहाँ भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। लेकिन अगर आप इलाहाबाद की बोली बोलेंगे बम्बई में जाकर, या आप जाके कन्नड़ जो केरल जाके बोलेंगे, या आप उड़ीसा जाके बोलेंगे, तो आपकी भाषा को लोग वहाँ पे नहीं पहचानेंगे। तो ये एक दोनों में फ़र्क है, भाषा में और बोली में। दूसरा पॉइंट है, भाषा का प्रयोग साहित्य रचना में किया जाता है, यानी कि जो साहित्य लिखे जाते हैं, जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, वो हमारी भाषा में ही लिखे जाते हैं। जबकि बोली का बोलचाल में, यानी कि जबकि बोली हमारी सिर्फ बोलचाल में ही जो है इस्तेमाल की जाती है। हम लोग उसको कहीं पे भी रिटन यानी लिपि के तौर पे या लिख कर कहीं पे भी सुरक्षित नहीं करते हैं। जबकि भाषा को हम लोग साहित्य के रूप में कहें या हम किसी भी रूप में कह सकते हैं, उस रूप में हम उसको लिख कर सुरक्षित भी रखते हैं। तीसरा पॉइंट है, बोली को लिखा नहीं जाता है, यानी कि हम जो बोलते हैं, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, जो हमारी क्षेत्रीय बोली है, उसको हम कहीं पे भी लिखते नहीं हैं। जबकि भाषा का लिखित रूप भी होता है, यानी कि जो हमारी भाषा है, जो अब हमारे जैसे ये आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो, आप हमारे आप वसंत पढ़ते हैं, आप महाभारत हैं, आपने रामायण पढ़ी है, आपने 6 में और भी सब्जेक्ट्स पढ़े, वो हिंदी के वसंत पढ़ा है, तो उसमें हमने बोली तो नहीं लेकिन हिंदी भाषा ज़रूर पढ़ी है अपनी। जो हमारी भाषा है तो हम उसको अवश्य पढ़ते हैं, तो उसको लिखित रूप में लिखा गया है, उसका लिखित रूप भी दिया गया है। चौथा पॉइंट है, भाषा सर्वमान्य होती है, यानी कि भाषा सबसे ऊपर होती है। बोली को विशेष क्षेत्र में ही बोला जाता है। बोली यानी कि मेन एक क्षेत्र में बोली जाती है। मथुरा की बोली मथुरा में बोली जाएगी, हमारे इलाहाबाद की बोली इलाहाबाद में ही बोली जाती है, लखनऊ की बोली लखनऊ में ही बोली जाती है। अब लखनऊ का आदमी जाके अगर बॉम्बे में कहेगा नहीं नहीं आप पहले ले लीजिए, नहीं नहीं आप पहले ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा, तो लोग ये कहेंगे कि तो आप खड़े रहिए, ट्रेन आएगी और हमको लेके चली जाएगी, आप जनाब में ही उलझे रहिए। तो ये बम्बई के लोग जो हैं, बम्बई की भाषा में, यानी कि बम्बई जिस हिसाब से दौड़ भाग वाला शहर है, वहाँ लोग भाग रहे हैं,
ट्रेनों में अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो टीवी में या कहीं, तो वहाँ पे लोग ये नहीं देखते हैं कि पहले लेडीज़ चढ़ जाए या पहले बच्चे चढ़ जाएं या पहले कोई और बुज़ुर्ग चढ़ जाएं। वहाँ सब लोग चढ़ने की होड़ रहती है कि अब हमारी ट्रेन आ गई है या हमारी बस आ गई है, हमें चढ़ना है। तो लेकिन लखनऊ के लोग अगर होंगे तो वहाँ शायद एक दूसरे को पहले ये कहेंगे कि पहले महिलाएं चढ़ जाएं फिर हम चढ़ जाएंगे। तो उतनी देर तो वहाँ पे कोई भी आपका इंतज़ार नहीं करेगा। तो इसलिए या आप ये कह सकते हो कि आपकी बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। आप उस भाषा को, उस बोली को दूसरे क्षेत्र में जाके बोल नहीं सकते। अगर आप वहाँ बोलेंगे तो आपको लोग बहुत ही भौचक्के तरीके से देखेंगे कि ये कहाँ की भाषा ये इंसान बोल रहा है। तो ये हमारी बोली में और भाषा में ये फ़र्क है। तो आज हमने यहाँ पे बोली, भाषा और बोली को समाप्त किया है। इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप जिस समय क्लास होती है तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको जो बताया है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि जब चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछूंगी, जिससे कि आपको जो चैप्टर में जो भी कंफ्यूज़न है या जो भी समस्याएं हैं वो आपकी क्लियर हो जाए। सो थैंक्स।